राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, स्टेम सेल से। स्टेम सेल्स क्या होती है, हमारी जो बोन्स होती है ना, बोन्स आपने देखा होगा, एक सेकंड, बोन्स आपने देखा होगा हमारी थोड़ी सी, इट लुक्स समवॉट लाइक दिस, पार्डन माय ड्राइंग, बहुत ही बुरी है यू नो। व्हाट आई एम सेइंग इज, जो हमारी बोन होती है आपने देखा होगा कि ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है बहुत हार्ड होता है, बट एज वी गो इनसाइड ना, ये यहाँ बीच में सेंटर पे बहुत स्पंजी सा होता है, इसमें बहुत सारे रेड सेल्स अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट रेड सेल्स का हम एक टाइप से मान सकते हैं कि जो प्रोडक्शन जहाँ होता है वो, दैट कैन बी आवर बोन मैरो। तो जो हमारा बोन है उसके सेंटर पे जो स्पंजी सी चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज बोन मैरो। और इस बोन मैरो में एक बहुत ही स्पेशल सेल डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेम सेल, राइट। ये जो स्टेम सेल होते हैं, दे हैव बहुत ही, हम बोलते हैं ना, एक स्पेशल एबिलिटी होती है इनकी टू रिन्यू एनी सेल, है ना। इनकी स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेल को मिमिक करके वहां पे मल्टीप्लाई हो पाते हैं। तो स्टेम सेल के दो टाइप अभी हम मेजरली देखेंगे, एक होता है प्लूरिपोटेंट और दूसरा होता है कौन सा, मल्टीपोटेंट। और फिर मल्टीपोटेंट में स्पेशलाइज्ड ये वाले अडल्ट सेल्स होते हैं, और ये होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। यू हमको बेसिक पता है कि व्हेन अ स्पर्म एंड एन एग दे फर्टिलाइज, दे फॉर्म अ जाइगोट, राइट। और ये जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है ना। कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ तक, ये सिंगल सेल होता है। और देन वी नो दैट ये मल्टीप्लाई करते हैं। 2 सेकेंड है ना, प्लीज 2 मिनट दीजिएगा मुझे। सॉरी, तो मैं ये कह रही थी कि जाइगोट सिंगल सेल होता है, स्पर्म और एग फर्टिलाइज करके एक सिंगल सेल बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं जाइगोट, एंड देन दिस जाइगोट स्टार्ट्स मल्टीप्लाई। बट आपने कभी सोचा है एक सिंगल सेल से एक पूरी ह्यूमन बॉडी कैसे बन जाती है? मतलब एट द एंड ऑफ द 9 मंथ द fetus हैज लेग्स, हार्ट्स, आईज, लंग्स, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इट टू सर्वाइव इन द रियल वर्ल्ड। तो एक सेल से ये कभी इतनी और डिफरेंट टाइप की सेल्स कैसे, मतलब इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप की सेल्स कैसे बना लेता है? वो इससे बनाता है, पूरी पोटेंट सेल से, क्योंकि इसके पास ये स्टेम सेल्स होती हैं, इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। क्योंकि यहाँ से जो सिंगल सेल से जो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है, वहां से वो कोई भी किसी भी टाइप का सेल बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये होता है हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग ट्रिविया आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि इट इज सेड कि जब अ मदर इज कैरिंग हर चाइल्ड व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, क्या होता है कि कई बार बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट और सम अदर थिंग, उनका लेट अस से कोई आर्टरी रप्चर हो गई या किडनी में कोई इशू आ गया, तो द चाइल्ड जो एम्ब्रियो होता है ना, वो अपना स्टेम सेल भेजता है टू द मदर थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं, हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो भेजता है, जहां से उसे खाना मिलता था, उसके थ्रू वो स्टेम सेल्स अपनी मदर की बॉडी तक भेजता है, जहां से सो दैट शी कैन उसकी उसकी मॉम की बॉडी रिपेयर कर पाए अपनी जो भी डैमेज हुआ है उनकी बॉडी में। तो दिस इज अ वेरी गॉर्जियस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है ये, एंड इट इज बहुत हमें सिग्निफिकेंस समझाता है कि हाउ पोटेंट, कितना पावरफुल होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, कि वो कुछ भी कहीं का भी सेल को रेप्लिकेट कर पाता है, रिन्यू। तो ये हो गया हमारा कुछ डिटेल अबाउट व्हाट स्टेम सेल वाज। देन हम आते हैं, ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल देख लिया, तो हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स पे आते हैं। इन एन अवर अडल्ट लाइफ आपने देखा होगा कि जब हमारा हाथ कट जाता है या जल जाता है, वहां पे सेल रिपेयर हो जाती है ना। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी उंगली कट गई तो उंगली कभी ग्रो बैक नहीं होती। तो यही डिफरेंस होता है प्लूरिपोटेंट में और मल्टीपोटेंट में। अगर अडल्ट बॉडी में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते, तो हमारी जो उंगली कट गई ना, वो लंबी हो जाती फिर से, अगर आधे से कट गई है तो वो फिर से
फुल फॉर्म में आ जाती, जहां से जो उसका एक्चुअल जैसी वो दिखती है। बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द अडल्ट बॉडी डज नॉट हैव प्लूरिपोटेंट, वंस वी आर बर्थ ना, हमारा प्लूरिपोटेंट जो कैपेसिटी होती है स्टेम सेल की वो खत्म हो जाती है। देन इट बिकम्स मल्टीपोटेंट, मतलब वो कुछ स्पेसिफिक सेल्स ही रिन्यू कर पाती हैं। ऐसे मतलब अगर आपका जल गया, कट गया, या कोई डीप रप्चर हुआ है, तो वहां पे सेल मल्टीप्लाई होकर उसे कवर कर देंगी। वो पॉसिबल है बाय मल्टीपोटेंट। बट प्लूरिपोटेंट जो आपकी, अगर आपका कोई ऑर्गन अगर कट जाता है या हट जाता है फ्रॉम योर बॉडी, तो वो वापस उसको रीग्रो नहीं कर पाती। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लूरिपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट। देन यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सेल्स आती हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आरबीसी है, हम बोलते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज हमारी बॉडी फिर से क्रिएट कर लेती है ब्लड। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इफ यू डोनेट ए लिटिल आपकी बॉडी में से ब्लड खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे आपको समझ में आता है? बिकॉज आवर बॉडी हैज द कैपेबिलिटी ऑफ रीग्रोइंग द रेड ब्लड सेल्स, राइट? तो ये होता है स्पेशलाइज, मतलब स्पेशलाइज ब्लड सेल्स को रीग्रो करना। तो आई होप हमें स्टेम सेल का थोड़ा बहुत बेसिक अभी समझ आ गया होगा। तो थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट अभी हुआ क्या है, मैं आपको बता रही थी कि एचआईवी जो जिससे एड्स होता है, तो एचआईवी के 3 ऐसे लोग मिले हैं अफ्रीका में जिनकी बॉडी इज नेचुरली इम्यूनाइज टू एचआईवी। समझ में आ रही है बात? तो द साइंटिस्ट व्हाट दे आर डूइंग इज, बहुत सालों तक, अभी 10 साल पहले तक तो उन 3 बॉडीज पे वो स्टडी, बॉडीज इन द सेंस जो लोग हैं, दे हैव स्वेच्छा से उन्हें स्टडी करने के लिए अलाउ किया है। तो जो साइंटिस्ट है उन पे स्टडी कर रहे हैं, उनसे उनको समझ में आया है कि उनकी बॉडी में एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है जिसका नाम है CCR5 डेल्टा 32। ये जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है जिसके कारण जो एचआईवी होता है, जो एचआईवी जो वायरस होता है ना, जो हमारी इम्यून सेल की CD4 जो इम्यून सेल्स होती है, ये नाम है ना, आपको ऐसे एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, CD4 इम्यून सेल्स होते हैं, एक टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो जो CD4 इम्यून सेल है, उसकी CCR5 ये एक रिसेप्टर होते हैं। जैसे हम कोरोना में ACE2 का पढ़ रहे थे, याद है? रिसेप्टर जहां से कोविड का वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, ACE2 रिसेप्टर। वैसे ही हमारे CD4 इम्यून सेल्स पे CCR5 करके रिसेप्टर होता है, जहां से HIV जो वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंड देन सारी डिफिशियंसीज हमें स्टार्ट होती है। जो एचआईवी का पेशेंट होता है वो एचआईवी से नहीं मरता है, वो इसीलिए मरता है क्योंकि उसकी इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो जाती है एचआईवी के इन्फेक्शन के कारण। तो वंस यू आर इम्यून टू इन्फेक्ट, मतलब इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो फिर आपको कोल्ड, ऐसी जो सिंपल सी चीजें हैं, कोल्ड कफ, ये भी आपकी जान लेने के लिए पोटेंट हो जाती है। तो एचआईवी ऐसा होता है। तो एचआईवी का जो सॉरी CD4 का इम्यून सेल के जो CCR5 रिसेप्टर्स हैं, यहाँ से हमारा एचआईवी एंट्री लेता है। और ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है जो इन 2-3 लोगों की बॉडी में मिली है, वो इस एरिया की CCR5 जो रिसेप्टर है उसको थोड़ा सा जेनेटिकली उनकी खुद की बॉडी ने मॉडिफाई कर दिया है। तो वहां से एचआईवी जो वायरस है एंट्री नहीं ले पाता उनकी बॉडी में। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो आपको यहाँ याद रखना है CCR5 डेल्टा 32 क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन है। CCR5 क्या है? इट इज अ रिसेप्टर। और किसका रिसेप्टर है? CD4 इम्यून सेल्स का। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. Okay, a bone marrow transplant is a procedure that infuses healthy body forming stem cells into the body. अच्छा, ये प्रोसीजर कैसे किया गया? वो जो 3 लोग हैं जिनकी बॉडी इम्यून है टू एचआईवी, उनकी बोन मैरो में से स्टेम सेल्स उठा के हमने एचआईवी पेशेंट्स पे इन्फ्यूज करने की कोशिश की है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। SCT भी बोलते हैं और BMT भी, मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ओके, जो हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है वो 2 टाइप का होता है, ऑटोलॉगस और एलोजेनिक। ऑटोलॉगस क्या होता है? ऑटो मतलब खुद का, मतलब हम अपनी खुद की बॉडी से स्टेम सेल बोन मैरो से निकाल के कुछ कुछ ऐसा काम करें कि हमारी बॉडी में वो स्टेम सेल की थेरेपी सक्सेस हो जाए।
ऑन द अदर हैंड हम जब किसी और की बॉडी से देखे होंगे, आपने बहुत सारे केसेस देखते हैं हम कि स्टेम सेल डोनर्स ढूंढते हैं लोग। कई बार भाई बहन होते हैं, कभी कभार पेरेंट्स होते हैं, कभी कभार दूर के रिलेटिव्स होते हैं, और कई बार एक कंप्लीट स्ट्रेंजर भी हो सकता है जिससे आपकी बोन मैरो मैच हो जाए। एंड वंस दैट मैच इज डन, then you can actually take that person's the other person's stem cell and transplant into the this body जिसको भी deficiency है, या जो भी काम आपको, जो भी ट्रांसप्लांट आपको करना है। तो दैट काइंड ऑफ ट्रांसप्लांट व्हेन यू आर यूजिंग समबडी एल्स स्टेम सेल्स इज नोन एज एलोजेनिक। तो अभी यहाँ पे जो ट्रांसप्लांट हुआ है ये एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हुआ है, राइट? ओके, something about stem cells, special human cells that can develop into many different cell types. They can divide repeatedly, they can change into any other cell types. This is what the stem cell is at the basic level. फिर मैं आपको pluripotent multipotent बता चुकी हूँ ऑलरेडी, वो इसमें दिया नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए। इट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट और उस पे से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि क्या हर टाइप के स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट होते हैं? नहीं, ओनली सम टाइप ऑफ स्टेम सेल स्पेशली दैट आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज आर प्लूरिपोटेंट। ओके, फिर हम आते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये हम वहां पढ़ चुके हैं, कहाँ पे जो हम वो कर रहे थे ना कि चाइना ने एक वुल्फ को, आर्टिक वुल्फ को क्लोन किया है। तो क्लोनिंग में ये काम करता है, क्या है? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर इन्वॉल्व्स removing the nucleus which contains the DNA and implanting it into an unfertilized egg whose nucleus has been removed. This is used in reproductive cloning. Okay, now we come to the applications. क्या हो सकती हैं? बायोमेडिसिन में हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रीजेनरेटिव मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर। कहाँ कहाँ नहीं हो सकता? ओके, एग्रीकल्चर में नहीं हो सकता है ना, सॉरी मैं फ्लो में निकल रही हूँ मुझसे। ओके, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ब्लड डोनेशन, ये जितने भी बायो मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड्स है ना, वहाँ सब इसका काम होगा। ओके, नाउ वी कम टू व्हाट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। ये हम एम्ब्रियोनिक पढ़ चुके हैं। ये सोमैटिक, जो अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं ना, उनको सोमैटिक भी बोलते हैं। तो ये मे बी प्लूरिपोटेंट, ये मे बी यूनिपोटेंट, दोनों की चांसेस होती है, बट ये जो होती हैं एम्ब्रियोनिक, ये मोस्टली प्लूरिपोटेंट होती हैं, सेल्फ रिन्यूएबल होती हैं, और मोस्टली हर ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। कौन सी? हमारी अडल्ट स्टेम सेल्स। बट ऑन द अदर हैंड द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इज ओनली प्रेजेंट इन द न्यू सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो। और ये जो हमारी अडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं, दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस नोन एज फीटस, अम्बिलिकल कॉर्ड। अच्छा, एक ये बहुत ही नया सा, नॉट न्यू टू दी वेस्टर्न वर्ल्ड, वहां तो बहुत टाइम से, आई थिंक 20 ईयर्स से ये चल रहा है, बट इंडिया में दिस थिंग इज ग्रेजुअली टेकिंग प्लेस। क्या कहते हैं कि व्हेन द चाइल्ड इज बर्थ, और मदर और चाइल्ड के बीच में जो एक कॉर्ड होता है, जहां से when the child is inside the mother's womb, उसको खाना मिलता है, और वो in turn जो उसका ऑक्सीजन होता है और एक्सक्रीटा होता है, वो वापस उस कॉर्ड से अपनी मॉम की बॉडी में भेजता है, एंड द मॉम फिर ऑक्सीजन छोड़ती है या एक्सक्रीट करती है, राइट? तो ये जो कॉर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। सो नाउ डेज व्हाट पीपल आर डूइंग इज, ये अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके सेव कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो उस अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट रहते हैं। तो वंस यू आर एक्चुअली कटिंग दैट थिंग एंड सेविंग इट, इसका मतलब ये होता है फ्यूचर में इफ योर चाइल्ड इज इन डेंजर और उसे स्टेम सेल की थेरेपी की जरूरत है, तो उसे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, उसके पास उसकी ऑलरेडी स्टेम सेल्स होंगी कहीं सेव, जो उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। तो ये दिस इज ग्रेजुअली टेकिंग प्लेस। दिस वाज अ लिटिल फैक्ट दैट यू नीडेड टू नो। फिर स्टेटस इन इंडिया। अच्छा, जो स्टेम सेल थेरेपी है वो ड्रग के डेफिनेशन में फॉल करती है। इंडिया में ड्रग के डेफिनेशन में भी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग के डेफिनेशन में फॉल करती है। अच्छा, ये कौन से गाइडलाइंस है या एक्ट है? दिस इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर डिफाइंड है ड्रग के अंदर स्टेम सेल थेरेपी, एंड दैट टू एन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। नाउ वी कम टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये हमने कल ही देखा था। लिटिल थिंग दैट आई लाइक कि इनने अच्छे से लिखा है कि एमटी डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एंड इनहेरिटेड मैटरनली, जो मैं कह रही थी मैट्रिलिनियल लीनिएज आपको बताती है। इट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया सब सेलुलर ऑर्गेनल लोकेटेड इन द सेल। तो हमारी सेल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे ईआर होता है हमारा,
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसा कुछ दिखता है। तो ये फिर ये सब किस बेस पे होते हैं? साइटोप्लाज्म। जो उस दिन मैं आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में जो मैं आपको फेगोसाइटोसिस बता रही थी ना, तो मैं उस दिन बोल रही थी यहाँ पे कुछ पढ़ा रहता है, उस दिन मुझे याद नहीं आ रहा था, ये होता है साइटोप्लाज्म। तो उस समय वो वाला कौन सा था, फेगोसाइटोसिस। हमारी डब्ल्यूबीसी, एक टाइप की डब्ल्यूबीसी थी, वो क्या करती थी कि अगर उन्हें दिखा कि कहीं हाँ ये वायरस है, ये हमारी बॉडी के लिए कुछ ड्रामा कर सकती है, इम्यून सिस्टम को हरास कर सकती है, तो ये क्या करती है, ये वो वाली स्पेशल सेल्स जो फाइगोसाइट्स होते हैं, वो क्या करती थी, अपना ऐसा ऐसे अपनी सेल की जो बाउंड्री थी ऐसे बड़ा करके इसको अपने सेल के अंदर ले लेती थी, और उसे इसके बाद खा जाती थी, इस वायरस को। और उस वायरस में जो भी उनको डीएनए वगैरह जो भी यूज का काम का था, वो एटीपी में जो होता है ना, एडेनोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है, जिससे एनर्जी बनती है, उसमें कन्वर्ट कर देती है। तो ये थोड़ा सा अपन ने रिवाइज कर लिया, उससे पहले वाला जो बात की। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे वापस आते हैं, तो इट ओके, दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो। ये हम कल अच्छे से कर लिए थे, याद है ना आपको? न्यूक्लियर एंड डीएनए, एंटी डीएनए, न्यूक्लियर था जो आपकी पूरी लाइन को बता देता है, मदर एंड फादर, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रियल होता है वो आपकी मैट्रिलिनियल लीनिएज को बताता है। और ये जो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर था वो बहुत सारे नंबर पे तो प्रेजेंट रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट रहते हैं और उनकी कॉपीज कम होती है, ये बहुत जल्दी से वो हो जाते हैं, मतलब उनका केमिकल जो स्ट्रक्चर है बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, बट इनकी कॉपीज बहुत सारी होती है। तो थोड़ा भले अगर आपका थोड़े बहुत सैंपल अगर आपके खराब भी हो जाए, पर तो बाकी जो है उससे आप अपना काम कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस वाज ऑल दैट यू नीड टू नो राइट नाउ हियर। एक रीडिंग कर लीजिएगा इसका, मतलब इतना इट वोंट हर्ट यू, पर मुझे लगा इतना ही काफी है, नॉट मोर देन, क्योंकि हम कल कर चुके हैं, राइट? नाउ वी कम टू द नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है हम देख लेते हैं पहले। इट इज स्टडी ऑफ मटेरियल्स व्हेन नैनो स्केल, जो नैनो स्केल रेंज होता है ना, 10⁻⁻⁹ मीटर्स, ये होता है हमारा नैनो स्केल रीजन। तो होता क्या है, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। एवरीबॉडी हैज worn ज्वेलरी एट सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ, राइट? जो गोल्ड की ज्वेलरी आपने देखी होगी, बीट, बैंगल्स, या आपने नेकलेस देखा होगा, इयररिंग्स देखी होंगी, बहुत सॉलिड होती है। उनका कलर क्या होता है, येलोइश, चमकीला येलोइश कलर होता है, जो हम गोल्डन बोलते हैं, राइट? बट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दिस कि जब हम नैनो गोल्ड मटे बनाते हैं ना, नैनो नैनो गोल्ड जब बनाते हैं हम, तो नैनो गोल्ड क्या होता है, जैसे मैं बता रही थी कि अगर हम किसी भी मटेरियल को, एलिमेंट को 10⁻⁹ मीटर्स इसमें रिड्यूस कर दें, तो क्या करते हैं, जो हमारा नैनो गोल्ड होता है ना, उसका कलर रेड होता है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और उसकी पूरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जो गोल्ड होता है जो हमें अपने आईज से दिखता है, जो बड़ी वाली गोल्ड्स होती है, बड़ी इन द सेंस दैट दोज आर नॉट नैनो, जो वैसी गोल्ड्स होती है ना, उनके कंपैरिजन में उनकी सारी प्रॉपर्टीज, जो नैनो गोल्ड की प्रॉपर्टीज, चेंज हो जाती है। तो ये क्यों होता है, व्हाट हैपेंस इज, हम है ना, जब नैनो लेवल पे आते हैं ना, तो नैनो लेवल पे सेम, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, ये सब गोल्ड के हैं, तो हम ऐसे एक शीट टाइप की चीज बनाते हैं। इससे क्या होता है कि देखिए, आपका सरफेस जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है ना, कैसे? सरफेस एरिया विथ रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स, या विथ रेस्पेक्ट टू एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन इट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्यूब है, गोल्ड का जो हम देखते हैं ना, ये गोल्ड के जो बिस्किट्स होते हैं वो है, ठीक है। अब देखिए, गोल्ड के बिस्किट्स में कितने सारे गोल्ड के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए हैं ना, मिलियंस एंड बिलियंस एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे गोल्ड के। समझ में आ रही है बात? मतलब इस वाले गोल्ड का आपने अगर कभी केमिस्ट्री में मोल पढ़ा होगा, तो एक मोल का कॉन्सेप्ट होता है ना कि एक मोल में 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स, सॉरी, एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इमेजिन एक मोल कितना छोटा होता है, इतना बड़ा बनाने के लिए कितने मोल्स लगे होंगे। तो इसमें कितने सारे गोल्ड के एलिमेंट्स या गोल्ड के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इतने सारे गोल्ड के मॉलिक्यूल्स होने के बावजूद इसका सरफेस एरिया कितना होगा? हम मान लेते हैं कि 1 इंच बाय 1 इंच का बिस्किट है ये, तो इसका सरफेस एरिया हो गया 1 इंच स्क्वायर,
है ना। तो कितना कम है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जब हम गोल्ड नैनो पे आते हैं ना, तो हमारे पास क्या होती है, सिर्फ एक शीट या दो शीट, एक या दो लेयर होती है गोल्ड के मॉलिक्यूल्स की, एलिमेंट्स की। और उस हिसाब से हम उसके सरफेस एरिया देखें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम होते हैं ना, रिलेटिवली टू दिस। मॉलिक्यूल्स कम होते हैं बट उनका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। दिस इज द रीजन वाई जो गोल्ड या कोई भी नैनो मटेरियल होता है वो बहुत डिफरेंट, उसकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स लार्ज स्केल, जो हमें नेकेड आई से दिखती है। तो ये बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाई नैनो मटेरियल्स आर डिफरेंट। इतना क्या हो जाता है, जबकि दोनों सेम चीज से बनी है। गोल्ड जो हमारी नेकलेस होती है वो भी गोल्ड से बनी है, गोल्ड के पार्टिकल से बनी है, और नैनो गोल्ड जो होता है वो भी उसी से बनता है। बस ये है ना जो सरफेस एरिया का जो चेंज होता है। और भी दो तीन फैक्टर्स हैं बट ये आपको थोड़ा सा इजियर पड़ेगा याद रखने के लिए। दिस इज द रीजन, दिस इज व्हाट नैनो टेक्नोलॉजी इज। ओके, कुछ डाउट है यहाँ तक? प्लीज प्लीज जल्दी बोलिए, है ना। यस, नो, आगे कुछ भी बोल दीजिए। अरे हाँ, नो, राइट, ओके। ठीक है, तो हम यहाँ अब आते हैं नैनो फर्टिलाइजर तक, सॉरी नैनो फर्टिलाइजर पे आते हैं। तो नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, आर डिफाइंड एज मटेरियल्स इन नैनोमीटर स्केल 10 to the power -9 स्केल, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स कंटेनिंग मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो काम वही कर रहा है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करेंगे, बट ये जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब नैनोमीटर स्केल के होंगे, दैट इज 10 to the power -9। तो हमारा जो इफको है, इफको क्या है, इंडियन फार्मर, यहाँ नीचे लिखा है, 2 मिनट, इंडियन इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये इसका हेडक्वार्टर आई थिंक दिल्ली में 1967 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दिस इज कलेक्टिवली ओन्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ इंडिया, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है ये, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो ग्रुप है हमारे इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, उन उस ग्रुप ये वो ग्रुप इसे कलेक्टिवली ओन करता है। और ये बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है दुनिया की। और इसके अलावा ये इंडिया की लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मेकर भी है। तो दिस इज अ लिटिल ट्रिविया अबाउट इफको। तो इफको ने नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट एट अनोया फूलपुर यूपी में बना दिया है। अनोया और फूलपुर यहाँ पे इनका बेसिक फर्टिलाइजर यूनिट भी यहीं प्रेजेंट है। तो नैनो यूरिया क्या है, इट इज अगेन अ नैनो फर्टिलाइजर दैट कंटेन्स नैनो नाइट्रोजन। नैनो नाइट्रोजन, ओनली डिफरेंस इज नैनो नाइट्रोजन, वरना अगर सिंपल नाइट्रोजन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो नैनो मतलब जो हमारा नॉर्मल यूरिया का काम करता है ना, वही करता है ये भी। नैनो nano nitrogen particles of size 20 to 50 nanometers dispersed in water. It has been patented by IFCO. और जैसे यूरिया पे सब्सिडी मिलती है, नैनो यूरिया पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। रेलेवेंस क्या है नैनो यूरिया का, रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वेंशनल यूरिया बाय 50%। और बिकॉज इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है नैनो यूरिया की कि ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, कि ये सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया होता है तो ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। दिस इज द रीजन वाई नैनो यूज की जो नाइट्रोजन यूज की जो एफिशिएंसी होती है नैनो यूरिया, इट इज मोर देन 80%। जबकि अदर केसेस में इस आई थिंक इट इज अराउंड 30-40%। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा दैट डाटा इज राइट। बट रिलेटिविस्टिकली कई बार एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि पूरा का पूरा क्या हमारा यूरिया यूज कर लेती है प्लांट जो हम देते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आई थिंक नॉट मोर देन 50% से तो कम ही है, इतना आई एम वेरी श्योर अबाउट। ओके, तो नैनो यूरिया में ये नाइट्रोजन यूज की एफिशिएंसी मोर देन 80% बढ़ जाती है। क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो हमारा नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो जो हमारा साइंस होता है उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है। ओके, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये तो बेसिक सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होंगे। हर जगह एप्लीकेशन होंगे, कहाँ नहीं होंगे, एवरीवेयर। Okay, now initiatives taken 9-year 5 plan, nothing important. You can read if you are very curious about this. Then we come to micro LEDs. क्या हो सकती है माइक्रो LEDs? जैसे हम नैनो बताते हैं, नैनो होता है 10 to the power -9 मीटर्स की रेंज वाला कोई भी पार्टिकल। माइक्रो का मीनिंग होता है 10 to the power -6 की रेंज वाला कोई भी पार्टिकल। और इस केस में जो LED होंगे वो 10 to the power -6 मीटर्स के छोटे छोटे होंगे, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। तो इससे क्या होता है, छोटे होने से ये पहले हम पढ़ लेते हैं कि माइक्रो एलईडीज क्या होती हैं। ये क्या है, कंप्राइजेस ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक एलईडीज व्हिच सेल्फ इल्यूमिनेट पर डिस्प्ले पिक्सेल जस्ट लाइक ओएलईडीज।
Each micro LED is a semiconductor. It is a semiconductor. इसका सबका सार ये है कि it is a micro LED is a semiconductor that receives electric signals. और कोई एक स्पेशल, जैसे आपको अब माइक्रो है तो कोई एक पिक्सल दिखाने के लिए बहुत सारे माइक्रो एलईडीज की नीड होगी ना, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो क्लैरिटी होती है, जो पिक्चर क्वालिटी होती है, वो इंक्रीज हो जाता है। पर पूरा ये जो प्रपंच किया गया है वो काय के लिए, पिक्चर क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो माइक्रो एलईडी features miniature length less than 100 micrometers, smaller than a sand and near 1% of that of LED। फिर ये सब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ सकते हैं हम। बेनिफिट्स क्या है, सेल्फ एमिसिव है, बेटर कलर होगा, और स्केलेबिलिटी लिमिटलेस होती है। क्यों? क्योंकि स्केलेबिलिटी क्या होती है कि हम कितने कोई पर्टिकुलर चीज को कितना बड़ा कर सकते हैं, मतलब कितने बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कोई स्केलेबिलिटी इशू नहीं रहेगी इसके साथ। एक्सक्यूज मी। रेजोल्यूशन फ्री होता है, रेशियो फ्री होता है, इवन साइज फ्री होता है, तो जहां लगाना है, जैसे लगाना है, आप यूज कर सकते हैं। देखिए, आपने कभी ये बड़े मॉल्स में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उनको जो बड़ा टीवी चाहिए रहता है, उनके बीच में उनको कट लगता है, मतलब कोई इतने बड़े उनके पास एलईडीज होते नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे एलईडीज को कंप्राइज करके एक बड़ा एलईडी बना देते हैं। वो दिखता तो अच्छा है, बट बीच में से कट दिखता है, तो आपका जो ऐसे है ना, फील खत्म हो जाता है कोई भी पिक्चर देखने का। सो ऐसे केसेस में आप ये माइक्रो एलईडीज यूज कर सकते हैं, जिससे फायदा होगा। आई मीन बेटर पिक्चर क्वालिटी हो सकती है। ये कंपैरिजन आप पढ़ लीजिएगा, आई डोंट थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। हाँ ठीक है, पढ़ सकते हैं, आ रहा है आजकल तो। तो क्या है, पिक्सल टाइप क्या होता है, बैकलिट होता है किसमें, एलसीडी में। जबकि ओएलईडी में, ओएलईडी क्या होता है, ऑर्गेनिक होती है इसकी जो फिल्म होती है एलईडी के ऊपर। तो दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो ओएलईडी में। सेल्फ एमिसिव डिस्प्ले होता है ओएलईडी का, और एमएलईडी में सेल्फ एमिसिव अगेन। एलईडी का मेकअप मटेरियल क्या होता है एलसीडी में, इट इज इनऑर्गेनिक, यहाँ पे ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। रिस्पॉन्स टाइम देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत स्लो होता है, मतलब वही जो मैं आपको लेटेंसी बता रही थी ना 5G में, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है कि कहीं से आपने इनपुट दिया कोई पिक्चर, तो वो आपके डिस्प्ले पे आने तक कितना टाइम लगाता है, दैट इज अवर रिस्पॉन्स टाइम। तो एलसीडी में बहुत स्लो होता है। एमएलईडी में जो अभी माइक्रो एलईडी है उसमें फास्टेस्ट होगा, और ओएलईडी में better than LCD but less than MLED. That is all that you need to know. Quantum coherence क्या है? It is the ability of quantum state to maintain its entanglement and position. Entanglement और superposition दोनों हम कर चुके हैं. Revise it again. It deals with the ideas that all objects have wave-like properties. क्वांटम मैकेनिक्स यही मनाता है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारी वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब हर बॉडी में, हर कोई बॉडी जो है, इवन द पीपल जो हम हैं, हमारी भी एक वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार पर ये वेव जितना मैटर बड़ा होता है ना, जितनी भी बॉडी बड़ी होती है, उतनी ये वेव कम होती जाती है। दिस इज द रीजन वाई कि हमारी जो बॉडी की पीपल लाइक अस जो या बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी वेव हमें मिलती नहीं है, दिखती नहीं है, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कवर इसलिए नहीं होती क्योंकि वो बहुत बहुत स्मॉल होती है। बट जब हम इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पे आते हैं ना, वो इतने स्मॉल होते हैं कि इनकी वेव आप पढ़ सकते हो। तो दिस इज अ लिटिल आइडिया अबाउट व्हाट क्वांटम मैकेनिक्स इज। तो क्वांटम कोहेरेंस क्या है? डील्स विद द आइडिया दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज। स्पिन फोटॉन इंटरफेरेंसेस आर एलिमेंटरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्वांटम नेटवर्क्स। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़िए, डेप्थ में पूछेगा नहीं। तो क्वांटम कोहेरेंस क्या है कि जो सुपरपोजिशन है और एंटेंगलमेंट है एट अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर अ पर्टिकुलर वेव, उसे मेंटेन करके रखने की एबिलिटी ऑफ एनी वेव इज क्वांटम वेव कोहेरेंस। Quantum dots क्या है? It is a unique type of nanocrystalline semiconductors. Quantum dots, unique type of nanocrystalline semiconductors whose electronic and optical properties are dependent on the size and the shape of the dot. Okay, now we come to DCIP. ये जो हम वहां पढ़े थे ना, कौन सा ओपन ओपन 5G में पढ़े थे, ओपन रैन ऐसा करके कुछ पढ़े थे। उसमें क्या मैंने बताया था कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किसी भी कोई भी नेटवर्क का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और बहुत लेवल का होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल का होता है। और उसमें आप एक लेवल का या एक लेयर का बता देते हैं कि ये इंटरनेट रिलेटेड काम करेगा, ये कॉल रिलेटेड काम करेगा, ये एसएमएस रिलेटेड काम करेगा, और उस हिसाब से आप इसकी कैरेक्टर, हर लेयर की कैरेक्टर्स को आप डिसाइड कर पाते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ काम है यहाँ पे, उसी के बारे में बता रहा है क्या कि ट्राई ने
रिलीज किया है कंसल्टेशन पेपर ऑन डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर ऑथराइजेशन अंडर यूनिफाइड लाइसेंस। तो यूनिफाइड लाइसेंस के अंडर ऑफर होता है सर्विस वाइज ऑथराइजेशन वेयर लाइसेंस एस्टैब्लिश नेटवर्क्स एंड यूज देम टू प्रोवाइड सर्विसेज। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की अलग अलग छोटे छोटे वेंडर्स को भी अब मिलने लगा है कि आप ऐसे डिजिटल डिजिटल कनेक्टिविटी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकें। तो व्हाट इज डीसीआई? डीसीआई का डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अब उस दिन जैसे हम बात कर रहे थे ना कि जब हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स होते हैं तो हमारे पास ऐसे कोई स्टेट जैकेट ओपिनियन नहीं होता कि हमको बस नहीं इसी से काम कराना है, या कई बार अगर हमको कोई पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर होल बॉडी, मतलब होल जो हमारा सिस्टम है उसका कोई पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा वाला पार्ट कहीं और से किसी और वेंडर से सस्ते में मिल रहा है तो हम वो लेना चाहेंगे ना। तो बस वही बात है कि ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, प्रोवाइड्स एमिनिटीज, एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स दिस एंड दैट, बहुत सारी बात लिखी है इसमें। अच्छा, it will help in implementation of various government schemes under the Digital India, Make in India, Ayushman Bharat Mission, this and that, ये सब दिया हुआ है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट, ब्रॉडबैंड डेफिनेशन चेंज कर दी है डीओटी ने। डीओटी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और पहले ये क्या थी इसकी स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन की? 512 किलोबाइट्स पर सेकेंड, बट नाउ इट हैज बीन रेज्ड टू 2 एमबीपीएस। यार मेगाबाइट्स होते हैं ना ये, आई थिंक एमबीपीएस मेगाबाइट्स होते हैं, क्या होते हैं यार, भूल गई। एनीबडी? 2 मिनट। मेगाबाइट से होता है ना? या राइट, ओके, थैंक यू थैंक यू, भूल जाती हूँ मैं कभी कभी। मेगाबाइट्स पर सेकेंड, ओके। मूविंग ऑन, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, ये लैंग्वेज मॉडल जहां आपने देखा, आपको एकदम आंख बंद करके डिसाइड कर लेना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इस टाइप की चीज से रिलेटेड हो। तो ये क्या है? एक फाउंडेशनल लैंग्वेज मॉडल है टू असिस्ट द रिसर्चर्स, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। न्यूरल नेटवर्क्स, अगेन मैं उस दिन बता रही थी कि हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्राइज टू रेप्लिकेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो जो चैटबॉट्स वगैरह होती है यूज करती है, ये क्या है? न्यूरल नेटवर्क, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है मॉडल आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन। भाषिनी मिशन, गवर्नमेंट इंटीग्रेट्स भाषिनी मिशन कैपेबिलिटीज विद यूपीआई इकोसिस्टम to make digital payments through UPI 123 Pay available to more than 20 local Indian languages. भाषणी मिशन का यही है कि आपको जितने भी गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं या गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं वो हर लैंग्वेज में, हर कोशिश ये है कि जितने भी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, उन उन सब में आ पाए। पर दिस विल टेक टाइम, तो ग्रेजुअली ये काम अभी भाषणी मिशन माइटी कर रहा है। तो दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। यूएसबी, अच्छा यूएसबी भी इसके इन्वेंटर कौन थे? इंडियन थे, अजय भट्ट है उनका नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अजय भट्ट ने यूएसबी फाइंड की थी। जो कॉन्सेप्ट था, ही इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सीरियल बस। नाउ हमारी बीआईएस जो है, बीआईएस का पूरा हमने कल देख लिया था। अब कीप इन माइंड ऑल दो थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड में आ रही हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इस समय मेरी हाउस हेल्प आती है ना तो उनको कुछ कुछ उठा के देना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है बीच में। एनीवेज, तो यूएस में मैं बता रही थी, अजय भट्ट ने इन्वेंट किया था यूनिवर्सल सीरियल बस। तो अभी बीआईएस ने कुछ स्टैंडर्ड्स बता दिए हैं कि आपके टाइप सी, टाइप ए या टाइप बी, जितने भी आपके पोर्ट हैं यूएसबी पोर्ट्स, उनका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। टाइप ए कौन सा होता है? जो हम पेन ड्राइव लगाते हैं। टाइप सी जो आजकल आने लगा है, जो एप्पल के आईफोन में जो लगता है, वो होता है टाइप सी। आजकल सारे, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल एंड्रॉइड्स आर यूजिंग टाइप सी वाला यूएसबी पोर्ट। इससे पहले जो एक ऐसे ट्रायंगल डोर टाइप का आता था, ऐसा वाला, वो था हमारा टाइप बी। और फिर माइक्रो, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो फालतू बात है।
है ना। टाइप ABC थोड़ा आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि किस किस में यूज किया जाता है। ओके, डेटा एम्बेसीज क्या है? डेटा एम्बेसीज हैं refers to server resources owned and maintained by nation state outside the territorial boundaries। मतलब अगर इंडिया के जो डेटाज हैं, डिजिटल डेटा, वो ले जाके अगर मैं यूएस में एस्टैब्लिश कर दूं, तो वो डेटा एम्बेसी हो जाएगी इंडिया की। सो वैसे अभी हमारी गिफ्ट सिटी में डेटा एम्बेसीज सेटअप हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, उसी के रिलेशन में है ये। इट एंश्योर्स नॉर्मल फंक्शनिंग, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल, मतलब लिटिल रीडिंग इज रिक्वायर्ड। ये जैसे एम्बेसीज को जो जो फायदे या जो उनको बेटर चीजें प्रोवाइड होती है ना कुछ एम्बेसीज को, एम्बेसीज आर व्हाट, ये हमारे इंडियन टेरिटरी में फॉरेन टेरिटरी का एक पार्ट होता है। तो जैसे यूएस एम्बेसी है, इवन दो इट इज इनसाइड इंडिया, वो sorry, even though it is inside India, जो particular US embassy, it is considered the territory of the US, right? So data embassy reserve refers to server resources owned and maintained by a nation state outside its territorial boundaries according to its own laws. It will ensure normal functioning of state and its digital services in case of situations like cyber attack and natural disaster. They have diplomatic immunities from laws, local laws on principle on the Vienna Convention। और एस्टोनिया पहली कंट्री है जिसने अपना डेटा एम्बेसी सेटअप किया है, कहाँ पे? लग्जमबर्ग में। तो दिस इज अ लिटिल अच्छा। गिफ्ट सिटी पे अभी यूनियन बजट के अनुसार डेटा एम्बेसीज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेटा एम्बेसी। नाउ वी कम टू स्पेस टेक्नोलॉजी। गगनयान क्या है? ये हमारा मैन मिशन होगा। मैन मिशन कहाँ है? लो अर्थ ऑर्बिट पे। तो वंस अवर लैंड मिशन ऑन लो अर्थ ऑर्बिट है सक्सेसफुल, उसके बाद फिर हमारी प्लान है कि हम मून पे, मार्स पे, जो बाकी कंट्रीज अभी दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन, उस पे काम करेंगे। तो आईएसआरओ क्या है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि हमारी पीएमओ डायरेक्ट के अंडर आता है, डायरेक्ट वो होती है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो चेयरमैन होता है ना, क्या बोलते हैं आईएसआरओ का, वो सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन, द एपेक्स बॉडी दैट फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज ऑफ द ओवरसीज। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या देखना है आपको? जो चेयरमैन है आईएसआरओ का, वो सेक्रेटरी होता है किसका? डीओएस का। एंड दिस, और बिकॉज ऑफ दिस ही इज आल्सो द पार्ट ऑफ पीएमओ। ओके, गगन मिशन, गगनयान मिशन क्या है? इट इज टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिजीनियस कैपेबिलिटी टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट्स। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। इसके 3 मॉड्यूल्स हैं। क्रू मॉड्यूल, जिसमें ह्यूमन भेजेंगे हम, और देन वी हैव सर्विस मॉड्यूल, एंड देन वी हैव ऑर्बिटल मॉड्यूल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इजीली स्किपेबल। नाउ वी हैव चंद्रयान 3। चंद्रयान जो हमारा 2 था, जो विक्रम लैंडर वगैरह के साथ गया था मून पे, साउथ पोल पे उसकी लैंडिंग करानी थी। साउथ पोल क्यों हम चूज करते हैं? क्योंकि साउथ पोल है ना मून का, बहुत लोगों ने है ना इसको, आई मीन बहुत लोग, जितनी भी कंट्रीज है, ज्यादा प्रोब नहीं हुआ है द साउथ पोल ऑफ मून। तो व्हाट वी आर ट्राइंग इज वी वांट टू बी द फर्स्ट to have a little more data in comparison to others, right, about the South Pole, और कैसे वहाँ पे बहुत स्टॉर्म्स होते हैं, बहुत ज्यादा। और मोस्टली क्या होता है, वो साउथ पोल है ना, बहुत ज्यादा ये सन को बहुत मतलब हमेशा डार्क रहता है, बहुत ज्यादा सन को फेस नहीं कर पाता साउथ पोल। तो दिस ऑल रीजंस मेक इट वेरी साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत क्यूरियस टॉपिक है ये साउथ पोल। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सेंडिंग देयर। अच्छा, मैनजियस यू एंड बोगुलोस्की एम, ये क्रेटर कहाँ पे है? साउथ पोल पे ऑफ द मून। तो यहाँ पे हमारे चंद्रयान 3 को हमारा भेजने का प्लान है। इसमें चंद्रयान 3 में लैंडर मॉड्यूल होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूना सीजनिक एक्टिविटी होंगी, लेजर, तो ये सब, ये जो नाम है, ये सब जो इक्विपमेंट्स जाएंगे उसके साथ वो होंगी। अच्छा, लॉन्च व्हीकल कौन सी होगी? GS3, GSLV Mark 3,
थ्री स्टेज लॉन्च व्हीकल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये कल पढ़ चुके हैं हम, इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कल नहीं पढ़े होते तो फिर से पढ़ना पड़ता है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, रफ आइडिया यू शुड नो कि कौन कौन से मून मिशन से ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एलिमिनेशन में काम आता है बहुत ज्यादा। शैडो एरिया क्या होता है, मच लार्जर देन द नॉर्थ पोल, ये बहुत बड़ा एरिया है साउथ पोल में ऑन द मून, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्यों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हीटिंग होती नहीं है, मून को मतलब सन को ज्यादा ही फेस करता नहीं है, तो माना जाता है कि बहुत जो एंशियंट डाटा है, आर्किक डाटा है, वहां प्रेजेंट होगा। क्रेटर्स क्या है, दीज आर कोल्ड ट्रैप्स दैट कंटेन फॉसिल रिकॉर्ड इन ऑन द मून। इसमें अर्ली सोलर सिस्टम मतलब उस समय से क्रेटर्स कोल्ड ट्रैप में फंसे हुए हैं ना, तो वहां पे आर्किक डेटा होगा, वही लिखा है। अनटैप्ड रिसोर्सेज, रिगोलिथ क्या होती है, लूनर सॉइल को हम रिगोलिथ बोलते हैं, राइट। Okay, now we have here Physical Research Laboratory of Ahmedabad plus in collaboration with US and Japan have announced new discovery about the origin of volcanic rocks on moon। मतलब एक टाइम था जैसे यहाँ पे अर्थ में वोल्केनोस इरप्ट होते थे ना, वैसे एक टाइम था मून पे भी वोल्केनोस इरप्ट होते थे, अभी नहीं है। और ये जो अभी ये रिसर्च लेबोरेटरी ने ढूंढा है, जो वॉल्केनिक इरप्शंस जो अब ठंडे हो गए हैं वहां पे एंशिएंट लूनार सॉइल पे, उस पे उन्होंने स्टडी किया है। तो एंशिएंट लूनार बेसाल्टिक मीटियोरॉइड्स विथ लो क्रीप क्या है, क्रीप इज एन एक्रोनिम दैट प्लेस एक्रोनिम किसके, पोटेशियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड फॉस्फोरस। तो क्रीप क्या होता है कि फॉस्फोरस, पोटेशियम और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे लिथियम हो गया, ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को का मतलब इन सब का मिक्सचर बना के एक हमको एक लूनार रॉक मिला है जो बेसाल्टिक नेचर का है। बेसल्ट आपको पता है ना, जो अंदर से जो मैग्मा बाहर आता है, वो जब ठंडा हो जाता है वो होता है हमारा बेसाल्टिक रॉक। सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो हियर। अब हम नासा पे आते हैं। नासा ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है, ये नासा और ISRO का जॉइंट वेंचर है। लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी रहेगी, और ये L बैंड में और S बैंड में। आपको जब मैं वो पढ़ा रही थी रेडियो फ्रीक्वेंसीज, तो याद है वहां पे अपन ने M बैंड पढ़ा था और ऐसे L बैंड्स पढ़े थे। तो ये L बैंड M बैंड क्या है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। तो L बैंड रडार वही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे रडार ऑपरेट्स ऑन वेवलेंथ 15 to 30 सेंटीमीटर्स एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.1 to 2 गीगाहर्ट्ज। Okay. Okay. This is also important. L-band radars are mostly used for clear air turbulence studies. Okay. Now we are moving on. ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ कल भी हमने ये साउंडिंग रॉकेट पढ़ा था। साउंडिंग रॉकेट क्या है, 1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स होते हैं यूज फॉर प्रोबिंग अपर एटमॉस्फेरिक रीजन। नॉट नेसेसरी साउंडिंग रॉकेट्स आपके मिसाइल्स में भी यूज किए जा सकते हैं, इट्स जस्ट अ टर्म्स। तो साउंडिंग रॉकेट क्या होता है, ये उनका नेम उनको पड़ता है नॉटिकल टर्म में। नॉटिकल में जब हम मेजरमेंट्स करते हैं ना, तो मेजर साउंड, तो उसे बोलते हैं हम नॉटिकल टर्म। ये नॉटिकल माइल्स वगैरह पढ़े होंगे ना आपने, ये सी में मतलब नेवी बोल रही, नेविगेशन में यूज होता है ये सी के ओशंस वगैरह में नॉटिकल माइल्स। तो नॉटिकल टर्म है ये। साउंड का मीनिंग ये होता है, मेजरमेंट का एक यूनिट होता है इन दोज नॉटिकल मेजरमेंट्स। तो साउंडिंग रॉकेट्स उनसे नाम लेते हैं, दैट इज ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट हियर। रोहिणी हम कल पढ़ चुके हैं क्या है, और आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव जुपिटर की मून। मैं आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ कि जुपिटर के अब सबसे ज्यादा, सैटर्न को ओवरटेक करके सबसे ज्यादा मून सब जुपिटर के हैं। कुछ आपको जुपिटर के जो क्या बोलते हैं मून्स आपको पता होना चाहिए, जैसे लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। ये थोड़े इंपॉर्टेंट मून्स हैं, क्योंकि आई थिंक सबसे बड़ा आई थिंक गैनीमीड, हाँ सबसे बड़ा गैनीमीड है, लार्जेस्ट मून है ये सोलर सिस्टम का, और जुपिटर का भी ऑफ कोर्स सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट होगा तो जुपिटर का ही बड़ा होगा ना। बस दिस इज अ लिटिल। लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, ये सब क्या है, मून्स हैं किसके, जुपिटर के। क्वाओर, दिस इज अ ड्वार्फ प्लैनेट जिसकी सैटर्न जैसी रिंग्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक रोशनी लिमिट दिख रही होगी। रोशनी लिमिट क्या होती है, जैसे कोई भी सैटेलाइट है, जैसे अगर मून है ना, मून अगर एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, मून अगर हम अर्थ के बहुत पास आ जाएगा ना, तो अर्थ की ग्रेविटेशन और अदर जो टाइडल फोर्सेस होती हैं, इतनी फोर्स उस पर एग्जर्ट कर देंगे कि मून है ना
डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 2-3 अलग अलग पोर्शंस में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात एकदम? अब हम बोलते हैं ना पूरा क्या बोलते हैं छोटे छोटे पोर्शंस में वो डिवाइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टाइडल फोर्सेस या ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो कुआवर है, जो डार्क प्लैनेट है, इसके पास सैटर्न जैसी रिंग्स हैं जो कि उसकी जो रोशनी लिमिट है उसके बाहर मिलती है। तो पॉइंट ये है कि अगर ये रोशनी लिमिट के अंदर होती तो हमें ये रिंग्स नहीं मिलती क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो जाती। तो रोशनी लिमिट इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट हियर, यू शुड कीप दिस इन माइंड। नाउ वी हैव our lively stars. What are these? These are fluctuating brightness, मतलब इनका ब्राइटनेस ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। क्यों होता होगा? बहुत सारी रीजंस हैं, जैसे इसमें से हम पहले की क्लासेस में ये पढ़े थे, कोरोनल मास इजेक्शन। अगर बहुत बड़े मास में हो गया तो बहुत ज्यादा, अगर उसकी बॉडी मतलब स्टार की बॉडी में से बहुत सारा उसका फ्यूल निकल गया तो डिम हो गया। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं। तो आर लाइरे स्टार्स क्या होते हैं? फ्लक्चुएटिंग ब्राइटनेस वाले होते हैं। इसके रीजंस हमें ज्यादा पता नहीं है अभी कि क्यों ऐसा होता है। नाउ वी हैव स्मॉल Magellanic क्लाउड, ये क्या है? विजिबल टू नेकेड आईज फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर। ये स्मॉलर दो गैलेक्सीज, दो इररेगुलर गैलेक्सीज हमें दिखती हैं जिसका नाम है Magellanic क्लाउड। उन दोनों गैलेक्सीज में से जो छोटा वाला टाइप का हम बोलते हैं ना कि एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो छोटा वाला गैलेक्सी है, जो इरेगुलर गैलेक्सी है, उसका नाम है क्या? स्मॉल Magellanic क्लाउड। नाउ Magellanic clouds were formed about the same time when the Milky Way galaxy, जो हमारी गैलेक्सी है, वो फॉर्म हुई थी। Meteoroids, again very basic, are objects in the space that range in size of the dust grain to small asteroids. This is a little important. Orbite meteorite, ये क्या? Orbites are type of meteorites, are that are coarse igneous rocks formed due to oxygen poor conditions. ऑक्सीजन पुअर कंडीशंस में इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं। ये कहाँ पे? आउटसाइड, मतलब ये जो हमारे यूनिवर्स है वहां फॉर्म हुए हैं। और ये एग्जॉटिक मानी जाती है क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं इन पे जो अर्थ पे नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, मिनरल का नाम है ये हेडाइट, ठीक है? ये एक बेस्टिंग मीटेओराइट है, मतलब बेसल्टिक टाइप का मीटेओराइट है, जो कि हीडाइट है इसका नाम। और ये जो पर्टिकुलर मिनरल है ये अर्थ पे नहीं फाउंड हुआ था, मिलता। तो ऑब्राइट मीटेओराइट्स इसलिए बहुत एक्सोटिक मानी जाती हैं क्योंकि एक तो ये ऑक्सीजन पुअर कंडीशंस में आई मीन ग्रो होती है, मतलब फॉर्म होती है। तो ऑक्सीजन पुअर कंडीशंस में आउटसाइड ऑफ द अर्थ कैसे कोई चीज अगर फॉर्म होती है तो उसे स्टडी करने में भी लोग बहुत आई मीन पीपल रिसर्चर्स वांट टू स्टडी इट। और ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत ऐसे मिनरल्स हमें मिल जाते हैं जो अर्थ पे नहीं पाए जाते। वुल्फ 1069b, ये क्या है? एक्सोप्लैनेट है, नॉट इम्पॉर्टेंट। सॉलिटरी वेव, हाँ, दिस कैन बी अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन कि ये क्या है? सॉलिटरी वेव, ये डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएशंस दैट फॉलो constant amplitude phase reactions. Their shape and size is less affected during their propagation. तो क्या है? distinct electric field fluctuations हैं किसकी? that flow into constant amplitude and phase relation। एक टाइप का वेव है जो कि एक टाइप का आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस दिखाती है। मतलब जो एम्पलीट्यूड जो ये होता है ना अपना वेव का, ये होता है आपका एम्पलीट्यूड। और फेज क्या होता है? जैसे दो वेव्स है, मान लीजिए कि ये ऐसा है, एक वेव आपकी ऐसी है, एक वेव आपकी ऐसी है, तो इनका जो जो फेज डिफरेंस होता है ना, जैसे ये ऊपर से स्टार्ट हुआ और ये नीचे से स्टार्ट हुआ, ये होता है फेज डिफरेंस। कई बार आपका वेव ऐसे होता है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है ना, तो ये हो गया आपका फेज डिफरेंस। ये जो डिफरेंस होता है ना एंगल में, समझने के पॉइंट से ये बता रही हूँ मैं आपको, समझने के लिए। एक्चुअली फेज डिफरेंस इज अ लॉट, बहुत ही फिजिक्स में कोर कॉन्सेप्ट है इसका, तो आपको उसको जानने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि एम्पलीट्यूड ऑफ फेज रिलेशंस के कारण जो फ्लक्चुएशंस होती है डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, उसे हम सॉलिटरी वेव्स बोलते हैं। शुक्रयान क्या है? ये हम वीनस पे भेजेंगे, आईएसआरओ का मिशन है जो कि बोला जा रहा है कि 2031 तक काम हो जाएगा उस पर। नाउ कुछ मिशन आपको वीनस पे कौन से जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज के, ये पता होना चाहिए। वेनेरा प्रोग्राम है रशिया का। अकात्सुकी ये है जापान का। ऐसे सुकी चाकी जैसे टाइप के नाम होते हैं ना, सब जापान के होंगे। वेरिटास किसका है? वेरिटास आई थिंक नासा का है। यस, वेरिटास नासा का है। इंसार नासा का है। ये सब मतलब एक टाइप की ये फुल फॉर्म है। जो वेरिटास है उसका फुल फॉर्म है वीनस
एमिसिटिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अ लिटिल आइडिया, इतना आप याद नहीं कर पाए कि वेरिटाइस इज ओनली इम्पोर्टेंट, ये नासा का है, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। और एक एनविजन है यूरोप का, ये सब क्या है, वीनस मिशन है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है कौन सी, अग्निकुल कॉस्मोस। ये एक प्राइवेट कंपनी है, मैं आपको बता चुकी हूँ अग्निकुल कॉस्मोस, जो कि हमारी इंडिया की स्पेस टेक में काम कर रही है। तो इनने 3D प्रिंट करके अपना एक रॉकेट बनाया है जिसका नाम है अग्निलैंड। इट इज अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अटकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, ये क्या है, एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है बिटवीन यूरोप, जापान, यूएस, कनाडा, चिली एक्सेट्रा। ये कहाँ पे, अटकामा डेजर्ट्स आपने सुने होंगे ना, चिली पे होंगे। जैसे ये हमारा साउथ अमेरिका है, थोड़ा ऐसा होता है, साउथ अमेरिका है ना, यहाँ पे चिली होती है। तो चिली पे एटाकामा डेजर्ट होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से कोल्ड करंट बहती है ना, याद होगा ना, ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कि आपका डेजर्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये लेफ्ट से जो कोल्ड करंट होती है ना, वो यहाँ से पास होती है, वो पूरा मॉइस्चर इस वाले एरिया का सोख लेती है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वेस्टर्न एरियाज ऑफ अ कॉन्टिनेंट हैव व्हाट, डेजर्ट्स। तो एटाकामा डेजर्ट क्यों फॉर्म हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस पेरुवियन कोल्ड करंट। ओके, वैसे नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया साइड पे होता है, कैलिफोर्निया करंट ही बोलते हैं, वो भी एक कोल्ड करंट होता है और यहाँ पे बहुत सारी डेजर्ट्स को क्रिएट करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा अपन ने ज्योग्राफी का देख लिया। देन वी हैव डॉपलर वेदर रडार। डॉपलर इफेक्ट में बता रही थी, क्या होता है कि जब हम स्टडी करना चाहते हैं कि हम हमारे पास अगर एक ऑब्जर्वर है और एक सोर्स है, सोर्स किसका है, साउंड का, आई एम सॉरी, सोर्स किसका है, साउंड का भी हो सकता है, लाइट का भी हो सकता है। तो सोर्स को हम स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारा मूवमेंट हो सोर्स का, आगे मतलब हमसे दूर जाए या पास आए, तो कैसे वेव्स में या हमारी रीडिंग्स में कैसे चेंजेस होते हैं, वो होता है हमारा डॉपलर इफेक्ट। तो एक डॉपलर रडार है, कौन सा, वेदर रडार, specialized in using Doppler effect to produce velocity data about objects in the distance. तो Doppler effect refers to the change in wave frequency, यही मैं आपको बताना चाह रही थी, wave frequency during the relative motion between wave source and observer. Okay. Now ट्रांसफैट, WHO ने ट्रांसफैट एलिमिनेशन 2022 ये लॉन्च किया है। ट्रांसफैट क्या होते हैं, ये ट्रांसफैटी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स या कोई भी जो फैट्स होते हैं ना, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने होते हैं, कार्बन से। तो कार्बन ऐसे वाले जो होते हैं, ऐसे कार्बन, कार्बन के पास है ना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको स्टेबल, कोई भी अगर आपको कार्बन को स्टेबल बनाना हो तो उसके पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। तो अगर ऐसे बॉन्ड बन गए तो ये आपका हो जाता है CH4। CH4 को हम बोलते हैं मीथेन। तो ये देख रहे हैं आप, ये होता है हमारा एक टाइप का एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है आपका, क्या, CH4। हम फैटी एसिड जब पढ़ रहे थे तो मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फैटी एसिड्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये इनको जब अपने वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको स्टेबल करने के लिए जब कोई नहीं मिलता, तो ये दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड्स बना लेते हैं। तो ऐसे फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं वो आपके होते हैं अनसैचुरेटेड। समझ में, सैचुरेशन क्या होता है कि आपके चारों वैलेंसी जो 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, उनके पास अपना अपना एक हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, अपना अपना एक एलिमेंट हो, है ना। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन द कार्बन इज डिपेंडेंट ऑन अदर कार्बन फॉर इट्स स्टेबिलिटी, और डबल बॉन्ड और कई बार 3 बॉन्ड्स भी बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं व्हाट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हम नेचुरली भी दिखते हैं हमें, और कई बार इंडस्ट्रियल उसमें भी डेवलप किए जा सकते हैं। Naturally occurring trans fats are come from ruminants, मतलब काउ एंड शीप जो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होती हैं उनसे मिलते हैं, और इंडस्ट्रियल हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये जो हमारे हाइड्रोजनेटेड होते हैं ना, वनस्पति ऑयल जो हम बोलते हैं वो। तो अच्छा, वनस्पति ऑयल पे आते हैं हम। ये पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होती हैं जो कि सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर, और शेल्फ लाइफ को एक्सपैंड करने के लिए, लॉन्गर शेल्फ लाइफ को डिनोट करती है, मतलब बहुत टाइम तक आप इसे उठा के रख सकते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, डीप फ्राइंग, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल ह्यूमन डाइट एंड आर फुली रिप्लेसेबल, ये पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स।
तो दिस वी हैव अ लिटिल आइडिया अबाउट दिस एंड यूज ऑफ ट्रांस फैट। अच्छा, ये जो रिप्लेस दिखा है ना, ये एक्चुअली WHO का है, बट एट द सेम ये FSSAI फसाई भी सेम कॉन्सेप्ट पे एक स्कीम लेके आया है, रिप्लेस ट्रांसफैट, सो दैट क्या है कि वी आर एक्सटेंसिवली नाउ वर्किंग ऑन द फैक्ट दैट इंडिया में बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं। तो हार्ट अटैक्स के सबसे ज्यादा इंडेंस कहीं पे है तो वो कहाँ पे है, इंडिया में। सो दिस इज द रीजन व्हाई द गवर्नमेंट इज फुल फ्लेजेडली वर्किंग ऑन मतलब कंट्रोलिंग ट्रांस फैट और जो हेल्दी जो ह्यूमन डाइट है उसे प्रमलगेट करने की कोशिश कर रही है। तो सेम जो हमारे WHO का जो रिप्लेस कॉन्सेप्ट है, स्कीम है, ये हमारी फसाई भी ला चुकी है सेम नेम पे। तो दिस यू शुड हैव अ लिटिल आइडिया अबाउट। और ट्रांस फैट इंक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल। दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी। तो दो टाइप के होते हैं, एक बैड मतलब लो डेंसिटी वाले होते हैं और एक हाई डेंसिटी वाले होते हैं। तो जो लो डेंसिटी वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम बैड कोलेस्ट्रॉल, और ये जो होते हैं ना लो डेंसिटी वाले, ये आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपकी आर्टरी इतनी बड़ी है, अब आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये लो डेंसिटी वाला, ये है ना, मतलब ऐसे यहाँ क्योंकि हल्के होते हैं रिलेटिवली, डेंसिटी इनकी थोड़ी कम होती है ब्लड के रिलेशन में, ब्लड की जो डेंसिटी होती है ना उसके रिलेशन में इसकी थोड़ी कम होती है। तो इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग थ्रू द आर्टरी, मतलब ब्लड के साथ फ्लो होने की जगह ये क्या कहते हैं, धीरे 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 आके आपके आर्टरी में ऐसे सेडिमेंट्स बनाने लगते हैं। और सेडिमेंट्स बना के जैसे सीमेंट होता है ना वैसे हार्ड हो जाता है। तो सीमेंट बनाते बनाते ऐसे ऐसे करते करते ये क्या करते हैं कि आपके आर्टरी का साइज कर देते हैं कम। समझ में आया? तो जो आपकी आर्टरी इतनी बड़ी थी, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण कम हो गई। तो उससे आपको क्या होता है, ब्लड का फ्लो आपका ऑब्स्ट्रक्ट होता है, और यही रीजन होता है कि हार्ट अटैक्स बहुत प्रेवलेंट हो जाते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इज गुड, बट इट शुड बी ऑफ HDL, मतलब हाई डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, लो डेंसिटी का नहीं होना चाहिए। Now we come to the neglected tropical diseases. ये क्या है? Diverse group है, 20 conditions mainly prevalent in tropical areas, caused by pathogens. ये मतलब कुछ सेट दिए हैं WHO ने कि ये जो है बहुत ज्यादा ये ट्रॉपिकल डिजीजेस बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड है और हमें इस पे काम करना चाहिए, ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम इससे बच पाए, या ह्यूमन काइंड को कैसे इन बीमारियों से बचा पाए। तो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन ऑफ 10 मेजर एंटिटीज। बहुत मेजर एंटिटीज, मतलब सबसे ज्यादा बर्डन अगर किसी कंट्री पे है तो वो इंडिया पे है। और हम ये सारे पढ़ चुके हैं ना, डेंगू, एक्चुअली इसे डेंगी बोलते हैं, ओके, डेंगी, लिम्फेटिक फाइलेराइसिस, लेप्रोसी, विसेरल लेशमेसिस और काला आजार, रेबीज, ये सब हमारे कौन से हैं, ट्रॉपिकल डिजीजेस हैं। However, India has already eliminated some, जैसे ट्राइकोमा था, यॉस था, ये सब हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं कर चुके हैं एलिमिनेट। तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा कौन से होते हैं ट्रॉपिकल डिजीजेस, अ लिटिल आइडिया यू शुड हैव अबाउट देम। फिर WHO की पेंडेमिक ट्रीटी ये वहां पे बनी थी, जब ये COVID-19 एकदम फुल फ्लेजेड दौर पे था ना, तो पेंडेमिक ट्रीटी बनी थी, इसको बोलते हैं जीरो ड्राफ्ट, जो कि एंटेल दैट विल एंटेल फॉर ग्लोबल एंड नेशनल लेवल endemic pandemic preparedness. A little idea about what pandemic treaty is, WHO का है, जीरो ड्राफ्ट है, और ये थोड़ा सा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पेंडेमिक से रिलेटेड प्रिपेयरनेस को देखने के लिए बनाया गया। जो मैं उस दिन बता रही थी, वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस है ना, पोलियो मुक्त भारत है, जो नेचुरली होता है पोलियो, उससे मुक्त भारत है, पर वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस से हम अभी मुक्त नहीं हुए हैं। तो वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस, एज द नेम सजेस्ट, ये पोलियो वायरस किससे, ये पोलियो क्यों होता है, क्योंकि वैक्सीन कई बार बचाने की जगह उल्टा काम कर देता है। मतलब कई बार इन्फेक्शन इतना ज्यादा लेवल पे हो जाता है कि आदमी वैक्सीन जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जगह, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की जगह इन्फेक्शन दे देता है इंसान को। तो ये पोलियोमाइलिटिस इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज दैट इन्वेड्स द नर्वस सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। तो दो तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, उसमें से ओनली वन टाइप 1 है जो वाइल्ड पोलियो वायरस है, जो सर्कुलेशन में रिमेन करता है आउटसाइड इंडिया, नॉट इन इंडिया। और बाकी दो है जो वो वैक्सीनेशन के कारण होती है। ओके, OPV कंटेन्स, OPV क्या है, ओरल पोलियो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी,
दो टाइप के वैक्सीनेशन हैं पोलियो वायरस के, एक होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस जो इंजेक्शन लेते हैं, और दूसरा होता है जो ओरल ओरल जो आप मुंह से लेते हैं, जो ड्रॉप्स आप देखते हैं ना बच्चों को डालते हैं मुंह में। तो ये दो टाइप के पोलियो वायरस है। जो आईपीवी होता है ये वाइल्ड टाइप का पोलियो वायरस स्ट्रेन होता है, किल्ड फॉर्म में होता है, पर कई बार क्या होता है इनएक्टिवेटेड नहीं होता, कई बार ये खुद एक्टिवेट हो जाता है, और उस केस में बहुत सीवियर पोलियो का सिम्टम्स दिखाता है इंसान में। तो ओपीवी क्या होता है, एटेन्यूएटेड वीकेंड वायरसेस होते हैं जो कि ओरल ड्रॉप्स होते हैं। तो देखा गया है कि आईपीवी और ओपीवी में, मतलब इंजेक्शन और ओपीवी में ओरल जो ड्रॉप्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ओपीवी थोड़ा ज्यादा सिक्योर माना जाता है एज कम्पेयर टू दी इंजेक्टेड वंस। ओके, तो यही सब दिया है इसमें, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन आगे बढ़ते हैं हम। लिम्फेटिक फिलेराइसिस ये क्या है? ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, यूजुअली अक्वायर्ड इन चिल्ड्रन, कॉजिंग हिडन डैमेज टू लिम्फेटिक सिस्टम्स। लिम्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड वगैरह आपने सुने होंगे ना, यहाँ पे ये एक टाइप के है ना, वहां से डिफेंस सिस्टम होते हैं, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो, कि लिम्फ जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको अटैक करते हैं। ओके, अब हम आते हैं सिम्टम्स क्या है ये सब देख लीजिए। कॉज क्या है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नेमाटोड्स के राउंड वर्म्स के कारण कॉज होता है। ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? फिलारियोडेरिया, फिलो फिलारियोडिडिया। ओके, ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज इंक्लूडिंग क्यूलेक्स, एनोफिलीज एंड एडिस। दिस इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट, कॉज बाय एंड ट्रांसमिटेड बाय। ओके, मीजल्स एंड रुबेला, मीजल्स इज कॉज बाय वायरस, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। रुबेला ऑन द अदर हैंड lymph nodes, आईज और स्किन को इन्फेक्ट करता है। मिशन इंद्रधनुष, इसको आप एक बैंक का इंद्रधनुष था, मिशन इंद्रधनुष टू बैंक की जो ये लोन्स है, जो बैंक का स्ट्रक्चर है, कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह है, जो हमारी बैंक्स बहुत ज्यादा बैड लोन से ग्रसित थी, तो उससे बचाने के लिए हमारे मिशन इंद्रधनुष एक बैंक के लिए भी आया है आरबीआई के द्वारा। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस विद दैट, ये वाला जो है ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। Okay, norovirus क्या है? It is a highly contagious animal-borne disease that can be transmitted through contaminated water and food. Virus is also capable in surviving in low temperatures. और ये gastrointestinal diseases cause करता है। Alzheimer's बहुत ही पेनफुल एक बीमारी होती है जिसमें स्लोली यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स। आपकी कॉग्निटिव जो दिमागी जो आपका होता है ना, जो नर्वस सिस्टम होता है एक टाइप से, वो है ना गिव अप करने लगता है। तो ओल्ड एज में बहुत ज्यादा देखा गया है एल्जाइमर्स, और एल्जाइमर्स इज द मेन कॉज ऑफ डिमेंशिया, जो हम बोलते हैं ना कि आपको बिल्कुल सोचने की कैसे बिहेव करना है, वो सारी जो आपकी कैपेबिलिटीज होती है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है डिमेंशिया में। तो डिमेंशिया, अल्जाइमर इज अ कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। तो ये क्या है? प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन आपका श्रिंक होता जाता है, और मतलब ब्रेन सेल्स आपकी डाई होने लगती है। ओके, फिर हम आते हैं दार एस सलाम डिक्लेरेशन। ये एड्स से रिलेटेड है, यही आपको याद रखना है। दार एस सलाम डिक्लेरेशन एड्स से रिलेटेड है। ई संजीवनी क्या है? ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव थी, वेर इन यू कैन कंसल्ट गवर्नमेंट डॉक्टर यूजिंग योर टेलीफोन्स। तो उससे रिलेटेड है ये। मिनिस्ट्री ऑफ ई हेल्थ इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, और इज अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत। इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या होती है? इम्यून इम्प्रिंटिंग जो हम बोलते हैं ना कि हमको मेमोरी रहती है, जो उस दिन मैं समझा रही थी आपको कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, वैक्सीन कैसे वर्क करती है, कि ये वैक्सीन आके बता देती है कि देखो ऐसे टाइप की आपको प्रोटीन बना के रखनी है, क्योंकि ऐसा दिखने वाला कोई वायरस अगर आएगा तो आपको ये प्रोटीन चलाने से ही ये मरेगा। तो ये जो आइडिया होता है ना कि ये जो सेव रहता है हमारे बॉडी में, इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है, वो होता है इम्यून इम्प्रिंटिंग। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो हियर। लेड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा अभी हो रहा है 23 स्टेट्स में। यू शुड हैव अ लिटिल आइडिया कि कौन कौन सी चीजें पॉइजनिंग क्रिएट करती है। तो लेड है ना, इज अ नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। और कहाँ कहाँ से होता है? आपके ऑक्यूपेशन के कारण, जो माइनिंग करते हैं उनके मतलब ऑक्यूपेशन जो है आपके, उसके कारण भी आपको लेड पॉइजनिंग होती हो सकती है। और दूसरे तरीके, जैसे पानी में मिल गया, या आपने गलती से कोई गलत मेडिसिन खा ली, या आपका जो आप खा रहे थे उसी में पॉइजनिंग है, तो ये डिफरेंट वेज है जहाँ से आपको लेड पॉइजनिंग हो सकती है। नाउ वी कम टू डिफेंस। अच्छा, ये स्वार्म ड्रोन्स, ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। क्या होते हैं स्वार्म ड्रोन्स? ऐसे स्वार्म देखा आपने? ये जो अभी अपने ये जो थे ना, क्या थे, लोकस्ट, डेजर्ट लोकस्ट, जो बीच में लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर
बहुत बहुत ऐसे मैसिव रेंज स्वार्म्स बना के आए थे। स्वार्म्स मतलब छोटे छोटे ऐसे डेजर्ट लोकस्ट एक जब बड़ा ग्रुप बना लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं स्वार्म्स। समझ में आ रही है बात? तो छोटे छोटे जब ऐसे बड़ा ग्रुप बना लेते हैं ना तो बहुत वो इंडिविजुअली इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, बट जब ये ग्रुप में आते हैं ना तो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। उनका डाइजेशन मतलब उनका खाने का जो वो होता है ना कि इतना जो खाने का टेंडेंसी होती है वो भी एकदम से इंक्रीज हो जाती है, मेटिंग टेंडेंसीज इंक्रीज हो जाती है व्हेन दे कम इनटू स्वॉर्म्स, है ना। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हमारे ड्रोन्स, ये स्वॉर्म ड्रोन्स वर्क करते हैं। छोटे छोटे ड्रोन्स बनाए गए हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनफैक्ट आपके जो सेल फोन्स है उस साइज के होते हैं, एंड देन दे आर कलेक्टेड टू फॉर्म अ बिगर एंटिटी। तो ये स्वॉर्म ड्रोन्स अभी इंडक्ट किए जा रहे हैं इंडियन आर्मी फॉर कॉम्बैट ऑपरेशंस। बस इसमें स्विच वीटोल क्या है, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग यूएवीज, मतलब वर्टिकली टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। आपने यूएवीज को देखा होगा, जैसे यूएवीज है ना थोड़ा आपके ऐसे दिखते हैं, प्लेन्स जैसे ही दिखते हैं। तो कई बार ऐसे जैसे प्लेन उतरता है ना धीरे धीरे, उसको रैम चाहिए रहता है, रनवे चाहिए रहता है, तो धीरे धीरे उतरता है। तो उस टाइप की यूएवीज भी होती है। पर ये जो है ना स्विच वीटोल, ये मतलब इसको ऐसे रैम की जरूरत नहीं होती, ऐसे उठते हैं ऐसे नीचे आते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर उठते हैं वैसे, मतलब उस टाइप के ये ड्रोन्स होते हैं। ओके, नाउ वी मूव ऑन। नेवी का नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम एनडीएएस है, ये फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव एंटी ड्रोन है। हार्ड किल और सॉफ्ट किल। हार्ड किल क्या होता है कि आप बिल्कुल ही खत्म कर दें। हार्ड किल मतलब ऐसे ड्रोन कंपोनेंट्स होते हैं कि एकदम निपटा दें आपको, पूरा आपका जो टारगेट है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना होता है हमारा हार्ड किल। बट ऑन द अदर हैंड जो सॉफ्ट किल होता है ना, जो किल होता है वो आपकी जो अदर प्रॉपर्टी, जैसे आपका मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिजिटल एक टावर को मैं अगर खत्म करना चाहती हूँ तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इस टावर को पूरा उड़ा दूं, या मैं इसके आसपास जैमर्स रख दूं कि ये किसी टावर दूसरे से कम्युनिकेट ही ना कर पाए ये टावर। तो ये दो तरीके होते हैं। तो जो जामिंग वाला तरीका है वो मेरा सॉफ्ट किल है, और जो मेरा पूरा उड़ाने वाला तरीका है वो हार्ड किल है। तो दिस इज दैट यू नीड टू नो। इंद्रजाल क्या है यहाँ पे? ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम डेवलप्ड बाय प्राइवेट इंडियन फर्म जिसका नाम है ग्रीन रोबोटिक्स। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इजीली स्किपेबल। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ये किसने कौन होस्ट कर रहा है? डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो हियर। अच्छा, अब हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब हम मिलिट्री में भी कोशिश कर रहे हैं कि इसे इनकॉर्पोरेट कर ले। तो जो वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल समिट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब अब है ना एक जैसे हमारे कंसेंसस है ना बाकी चीजों पे, जैसे केमिकल अटैक्स नहीं करने हैं, न्यूक्लियर अटैक्स नहीं करने हैं, तो ये कुछ सेट ऑफ कंसेंसस बने हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज में कि इन द टाइम ऑफ वॉर आप केमिकल अटैक्स नहीं करेंगे, आप न्यूक्लियर अटैक्स नहीं कर सकते। मतलब बहुत ही अपन बोलते हैं ना कि इसे बहुत एथिकलेस काम बोला जाता है, अनएथिकल बोला जाता है इसको। तो उसी टाइप के हम एक टाइप की एथिक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं इन रिलेशन टू व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कहाँ पे हुई है? हेग नेदरलैंड्स में हुई है। इट इज द फर्स्ट ग्लोबल अटेम्प्ट टू प्रिवेंट proliferation of lethal autonomous weapons। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लीथल वेपन्स में काम ना हो, उससे मतलब उसमें यूज ना हो, उसके लिए कंसेंसस बनाने की कोशिश हो रही है। LORA क्या है? लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम है। ये बीईएल अगेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पीएसई है, और इसने एमओयू किया है इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ। ये क्या वेपन सिस्टम है? ये इंडियन ट्राई सर्विसेज, मतलब हमारी जो इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन आर्मी है, उनके लिए ये वेपन सिस्टम आर्टिलरी सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। शॉर्ट रेंज है, मोबाइल है, मोबाइल मतलब मूवेबल है, ग्राउंड पे रख सकते हैं, सी पे भी रख सकते हैं, wherever you want to use it you can use it. Okay, now we come to other things, which is Electronic Maintenance Management System, EMMS, Summer Portal. Summer Portal, Summer का full form you should know a little about. Okay, Summer is a system for advanced manufacturing assessment and rating portal. ये MOD ने launch किया है Indian Air Force के साथ. A little idea about that. What is SPRINT scheme? SPRINT stands for Supporting Pole Vaulting in R&D.
supporting pole vaulting and R&D through innovations in the defense. IDX करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जहाँ पे डिफेंस रिलेटेड इनोवेशन को वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये उसी के अंडर एक और वो है, मतलब स्कीम। कवच 2023 ये क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ब्यूरो ऑफ पॉलिश रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने जॉइंटली लॉन्च किया है कवच 2023। इट इज अ नेशनल लेवल हैकाथॉन टू आइडेंटिफाई इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर एड्रेसिंग साइबर सिक्योरिटीज एंड साइबर चैलेंजेस। किस रिलेशन में है कवच? है तीन डिपार्टमेंट्स ने मिलकर बनाया है, और किस रिलेशन में? साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के चैलेंजेस को बैटल करने के लिए। साइन्या रनर क्षेत्रम हैकाथॉन, ये सही, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे बढ़ते हैं हम इसमें। हाइड्रोजन मिशन देखिए, हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस कमीशन, बहुत क्यूट लगता है उनको ये वाला पोर्शन। तो डिफरेंट कलर के हाइड्रोजन और कितना काम हो रहा है हाइड्रोजन से, ये सब आपको मतलब अच्छे से, ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। ये मेरा मतलब दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे राइट नाउ, है ना। तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, किसके अंडर का है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये मिशन आता है। बेनिफिट्स वगैरह तो ये अपन बिना पढ़े भी आप यू कैन हैव अ लिटिल आइडिया, कॉमन सेंस यूज करके आपको पता होगा कि क्या बेनिफिट्स हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। जो डिफरेंट कलर्स के हाइड्रोजन होते हैं ना, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, और हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, और हाइड्रोजन हमें यूज करने में प्रॉब्लम क्या है, कि मैं लास्ट क्लास में बता रही थी आपको कि बहुत ज्यादा इसका ट्रांसपोर्टेशन इशू होता है, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें आग लगती है ना। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज इशूज हैं, इसलिए दिस इज द रीजन व्हाई वेयर वी नीड टू वर्क ऑन, है ना। तो एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब थोड़े से आप बहुत ज्यादा बर्न कर सकते हैं, बहुत ज्यादा काम करा सकते हैं, बहुत मतलब थोड़े से फ्यूल से आप बहुत ज्यादा वर्क हो सकता है आपका। तो ये एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, और अल्टरनेट टू कोक एंड कोल स्टील प्रोडक्शन, फ्यूल सेल्स में आप इसे यूज कर सकते हैं। कल मैं फ्यूल सेल्स बता रही थी आपको, आईसीई और हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये प्लीज अच्छे से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजन हो सकती है इसमें और कमीशन घुमा सकता है आपको इसमें। तो ग्रे हाइड्रोजन में आते हैं हम। ग्रे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन है ना, प्रोड्यूस कैसे होता है, जो हम उस दिन बात कर रहे थे कल, जो लिथियम आयन बैटरीज याद है आपको, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हाइड्रोजन हमारा प्रोड्यूस होता है। हमारे पास एक कैथोड होता है, हमारे पास एक एनोड होता है, और एक सोल्यूशन होता है जिसमें से हम हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो हाइड्रोजन इसमें से एमिट हो जाता है। तो आपको किसी भी, मतलब कोई भी आपका जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का कोई भी प्लांट हो, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको लगेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जितने भी कलर के हाइड्रोजन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी किस सोर्स से आई है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रे हाइड्रोजन होता है, इसका सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का नेचुरल गैस, है ना। ब्लू हाइड्रोजन जो होता है, इसका सोर्स होता है वाटर प्रोड्यूस करने का इलेक्ट्रिसिटी। वाटर के अलावा देखिए, दोनों में ये दोनों है ना, बहुत ही सिमिलर जैसे दिखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर जो यूज होती है इन दोनों में, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में, कई बार क्या होता है, इसमें बाय प्रोडक्ट होता है आपका CO2। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ आपका निकलता है CO2 एज अ बायो प्रोडक्ट। तो जब आप CO2 को कर लेते हैं कैप्चर, तो आपका बन जाता है ब्लू हाइड्रोजन, और अगर नहीं कैप्चर कर पाते तो वो होता है ग्रे हाइड्रोजन। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जब आपका इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है रिन्यूएबल एनर्जी। ब्लैक हाइड्रोजन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है कोल। पिंक हाइड्रोजन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है न्यूक्लियर एनर्जी। और नेचुरल गैस अगेन पायरोलिसिस, ये थोड़ा अलग है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होती, बट नेचुरल गैस की पायरोलिसिस करके जो होता है ना, पायर मतलब आग लगा के नेचुरल गैस को हीट करके एक तरीका होता है प्रोड्यूस करने का हाइड्रोजन। तो टॉक्यूस एनर्जी हाइड्रोजन उस टाइप का हाइड्रोजन होता है, और एक येलो हाइड्रोजन होता है जिसमें आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, सोलर एनर्जी। तो ये हर कलर आपको थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए। इट इज अ वेरी वेरी लाइकेबल कॉन्सेप्ट बाय कमीशन। क्वेश्चन हाइड्रोजन में से आ सकते हैं, आ ही सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइजर क्या है, ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़िए।
ओके, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग। हाइड्रोजन ब्लेंडिंग क्या हो सकती है कि इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन इनटू एग्जिस्टिंग नेचुरल गैस पाइपलाइंस। जैसे हम धीरे धीरे अपने पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं ना, वैसे नेचुरल गैस में हम धीरे धीरे हाइड्रोजन को ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज ऑल दैट इज हाइड्रोजन ब्लेंडिंग इज। तो नेचुरल गैस इज अ composition of hydrocarbons, but at consumer not very important। देखिए नेचुरल गैस क्या होती है, जैसे मैं अभी आपको ट्रांस फैटी एसिड्स बता रही थी ना कि कार्बन के और हाइड्रोजन मतलब ऐसे बॉन्ड्स बना के जब हम डबल बॉन्ड होता है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाते हैं, और अगर सिंगल बॉन्ड होता है सारे कार्बन्स के बीच में तो ये हमारा क्या हो जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स भी एक टाइप से ये भी हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब ऑफ कोर्स कार्बन। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिक्स्ड होते हैं ना, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो नेचुरल गैस क्या होता है कि ये गैसेस फॉर्म होता है हमारे किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। ओके, नाउ वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी। ये कल हम कर चुके हैं। ये साइट, ये वाला जो मैप है, प्लीज इसे अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चंस आ सकते हैं इस मैप से। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप, अच्छे से देखना है आपको इस मैप को। तो राजस्थान में है हमारा, कहाँ कहाँ पे है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हमारे राजस्थान में है। नरोरा है आपका यूपी में, तारापुर है आपका। ये अभी आई थिंक अभी फंक्शनल नहीं है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, अभी फंक्शनल नहीं है एज फार एज आई नो। ये महाराष्ट्र में है। कायगर कर्नाटक में है। एक कुडमकुलम हम कल बात कर रहे थे, वो हमारा तमिलनाडु में है। और सेम एक मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, वो भी क्या बोलते हैं तमिलनाडु पे है। और महाराष्ट्र में ककरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो ये कहाँ कहाँ पे आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, दिस यू शुड हैव अ रियल रफ आइडिया अबाउट। तो हमारा जो न्यूक्लियर एम्बिशन था इंडिया का, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम होमी भाभा ने इसे एनविजन किया था, और इसका फर्स्ट स्टेज 2013 में हो चुका था। करंटली हम सेकेंड स्टेज पे हैं। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेप्स टेकन बाय न्यूक्लियर पावर जनरेशन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़े आप। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वर्चुअल पावर प्लांट्स। Okay, companies including GM, Ford, Google would work together to establish standards of scaling up the use of VPPs. So virtual power plants क्या है? It is a network of decentralized power generating units that pool together thousands of energy resources like electric vehicles and electric heaters. मतलब किसी एक सोर्स पे पावर जनरेशन पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, अलग अलग दूर दूर एक डिसेंट्रलाइज चेन या एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनाएंगे अपने क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनाएंगे पावर जनरेशन का। और हर यूनिट से, जैसे अब हम यहाँ सोलार का कर रहे हैं ना इंडिया में, कि रूफ टॉप पे भी सोलार प्लांट मतलब सोलार पैनल्स एस्टेब्लिश करके हम कोशिश कर रहे हैं कि हर रूफ टॉप से हम पावर गैदर कर पाए। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज तरीका, और ये सब जाके एक जगह पे स्टोर होगा फ्रॉम वेयर वी कैन यूज द इलेक्ट्रिसिटी या पावर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर जो भी नीड है हमारी, है ना। तो ये उसी का एक मतलब एक स्पेशल नाम दे दिया है इन्हें, वर्चुअल पावर प्लांट्स। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो हियर। ओके, अब हम आते हैं ट्राइटिएटेड वाटर में। हम कल पढ़ रहे थे फ्यूजन और फिजन वाले एरिया में, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ट्राइटियम, राइट। तो ट्राइटियम जब वाटर में मिक्स हो जाता है ना, अब देखिए हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो जैसे हाइड्रोजन H2O बनाता है वैसे ड्यूटेरियम भी H2O बनाएगा, वैसे ट्राइटियम भी H2O बनाएगा। तो जब ट्राइटियम वाले हाइड्रोजन आइसोटोप के से हाइड्रोजन के आइसोटोप जब वाटर बनाते हैं तो उनको बोलते हैं ट्राइटेटेड वाटर, और ये रेडियो एक्टिव होते हैं। और वंस दे मिक्स विद नेचुरल वाटर H2O, जो अपना नॉर्मल वाटर होता है ना, उसके साथ जब मिक्स हो जाते हैं ना, तो इसे हम फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो जापान की जो फुकुशिमा जो उनका सुनामी वगैरह आई थी, अर्थक्वेक वगैरह हुआ था, तो उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरा कोलैप्स हो गया था ना, उस कोलैप्स में जो उनका टाइट्रेटेड वाटर, जो वहाँ न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए थे, सॉरी, उस समय जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए थे, उसे कंट्रोल करने के लिए जो टाइट्रेटेड वाटर था ना, वो अभी तक उन्हें उठा के रखा था। उनको कोई समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ट्रीट करें, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड कि इसे हम पानी में छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि वंस दिस टाइट्रेटेड वाटर इज मिक्स्ड विद नॉर्मल वाटर, फिर आप इसे अलग नहीं कर सकते। फिर यू आर सेइंग कि जिस भी वाटर बॉडी में आप इसे छोड़ रहे हैं, दैट इज रेडियो एक्टिव, राइट। तो दिस इज अ लिटिल अबाउट टाइट्रेटेड वाटर।
रीडिंग कर लीजिएगा, वही है जो मैंने बोला है। म्यूऑन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्रिएटेड व्हेन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कोलाइड विद कॉस्मिक रेज। म्यूऑन्स, ये मैं आपको वो बता रही थी, बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, जो मैं बता रही थी ना कि कैसे वो लाइट्स क्रिएट होते हैं जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इंटरैक्ट करते हैं, किससे, सन की जो वो इजेक्शंस होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस है, जब ये इंटरैक्ट करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ पोल पे क्रिएट होता है। तो जब ये रिएक्शन इंटरैक्शन होता है ना, तो म्यूऑन क्रिएट होते हैं, टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए, इससे ज्यादा डिटेल में, इट्स नॉट फिजिक्स, तो आपको मतलब फिजिक्स का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं तो इट्स नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम हम कल पढ़ चुके हैं। इसमें जरा देख लेते हैं कि कौन सर्वे करता है ऐसे लिथियम डिपॉजिट्स और बाकी डिपॉजिट्स का इंडिया में। इट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की, जो कि 1851 में सेटअप की गई थी। उस समय सेटअप की गई थी टू फाइंड कोल डिपॉजिट्स फॉर रेलवे, बट अभी इसका दूसरा ऑफकोर्स हर टाइप का काम कर रही है ये। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो लिथियम, लिथियम में, हाँ, अभी जो हमको जम्मू कश्मीर में बोला था ना मैंने कल की लिथियम डिपॉजिट्स मिली है, ये 7th लार्जेस्ट हो सकती हैं वर्ल्ड की लिथियम डिपॉजिट्स। तो लिटिल आइडिया अबाउट दैट। और फिर ये सब हम कल कर चुके हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। देखिए, ये मैं कल बता रही थी, बोलीविया ये साउथ अमेरिका में है। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट लिथियम रिजर्व्स ही साउथ अमेरिका में मिलते हैं। बोलीविया के जो 3 कंट्रीज है, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली, सबसे ज्यादा 48% यहाँ पे मिलते हैं हमारे लिथियम रिजर्व्स। बाकी मिलते हैं कहाँ पे, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगेन मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ, सबसे ज्यादा किसके पास है, बोलीविया के पास है रिजर्व्स, पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। और इंडिया, इवन दो ऑस्ट्रेलिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पर हम सबसे ज्यादा किससे इंपोर्ट करते हैं, चाइना और हांगकांग से। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ लिथियम, रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी, स्ट्रेंथन इंडियाज नेशनल मिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी। हम ईवी जो अभी बहुत ज्यादा स्कोप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बना रहे हैं, बट वी आर मेजरली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन एज वेल एज लिथियम। अगर हम घर पे भी बना ले तब भी हमको लिथियम की तो जरूरत होगी ना बैटरी बनाने के लिए। तो तब इसीलिए हमारी मतलब अगर हम हमारे इंडिया में ही हमें अच्छे लिथियम रिजर्व्स मिल जाए तो ये हमारी स्ट्रेंथनिंग करेगी नेशनल मिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी को। रिस्क क्या है लिथियम माइनिंग इन द रीजन, कहाँ, ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया माना जाता है, राइट। तो वहां पे माइनिंग करने से वहां की बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा, फौना, इवन द पीपल दैट आर लिविंग देयर, और अभी आपने वहां देखा होगा बहुत ज्यादा मतलब थिन सॉइल है। ऋषिकेश वगैरह में, बद्रीनाथ, वहां पे सब देखा होगा, बहुत बहुत जल्दी जो सॉइल है वो बहुत जल्दी छोड़ देती है ग्राउंड को, बहुत जल्दी लैंडस्लाइड्स वगैरह होने लगते हैं वहां पे। तो इसीलिए वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। हो सकता है अगर नीचे हम माइनिंग करें तो जैसे जोशीमठ में हो रहा था कि पूरे घर के घर लुढ़क गए, वैसा सीन हो सकता है। तो ये सब हमारे रिस्क हो सकते हैं वहां पे माइनिंग करने के। डूम्सडे क्लॉक क्या है, मतलब बहुत ही ज्यादा फ्री टाइम था लोगों के पास, तो 1945 में डूम्सडे क्लॉक है, ये बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने एस्टैब्लिश किया था। ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये ब्यूरो बुलेटिन को एस्टैब्लिश किया था। और डूम्सडे क्लॉक कब टिक करना स्टार्ट हुआ था, जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट था ना, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमारे लिटिल बॉय और फैट बॉय जो हमारा था, एटॉमिक बॉम्ब्स यूएसए में जब बन रहा था ना, तो वहां उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाएगा तो उस समय के लिए डूम्सडे क्लॉक बनाया था। मतलब अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन दिस वाज द एंड ऑफ द मैनकाइंड, ह्यूमन मैनकाइंड, मतलब इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता ह्यूमन मैनकाइंड के लिए। तो ये था डूम्सडे क्लॉक। उसके बाद से ये मतलब बीच बीच में जैसे इनको लगता है कि कुछ बड़ा सा वो हो सकता है, वॉर हो सकती है, तब ये बीच बीच में सेट करते रहते हैं। तो डूम्सडे क्लॉक क्या है, बस आपको एक लिटिल आइडिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। फॉस्फर जिप्सम क्या है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर आती है। ऑफ कोर्स हाईवे अथॉरिटी है तो रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर ही आएगी। तो ये क्या कर रहे हैं अभी, फॉस्फर और जिप्सम
का यूज स्टडी करने की कोशिश करें कि क्या हम इसे हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। तो फॉस्फेट ऑफ जिप्सम इज अ वेस्ट बाय प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ फॉस्फेट रॉक इन प्लांट्स प्रोड्यूसिंग फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। तो ये क्या है, फॉस्फेट और जिप्सम एक वेस्ट बाय प्रोडक्ट है। अभी जितने भी वेस्ट है ना, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें या तो प्लांट लगाना पड़ रहा है, या हमारे पास ये तरीका है कि हमें इसे यूज कर ले ऐसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में। ऐसे ही हमारे पास भोपाल में एक बहुत ही अ, अच्छी एक स्टार्टअप है हमारे यहाँ। इसको बोलते हैं कबाड़ी वाला। तो कबाड़ी वाला क्या करता है, ये सारी प्लास्टिक्स ये इधर उधर हाउस होल्ड से कलेक्ट करता है। और ये एक ऐसी कंपनी है इंदौर के पास जहाँ पे ये जो प्लास्टिक्स है ना, इसको जैसे हम रोड बिछाते हैं ना, तो उसमें डामर का यूज होता है। तो उसकी जगह ऐसा एक कंपाउंड बनाती है जो रोड मेकिंग में काम आएगी। हाँ, तो मतलब उसी टाइप का एक काम है ये फॉस्फेट जिप्सम का, कि आप एक्चुअली आर यूजिंग अ बाय प्रोडक्ट एंड यूजिंग इट एज अ समथिंग कंस्ट्रक्टिव। मतलब आपको ट्रीट करने की जगह उसको एक कंस्ट्रक्टिव जगह पे लगा दिया, तो आपका क्या है कि ना वो वेस्ट हुआ और हमने मैनेज भी कर लिया एट द सेम टाइम बिना किसी प्लांट के। नाउ वी कम टू अमॉर्फस आइस। अमॉर्फस आइस क्या है कि अ, ये एक टाइप का आइस है, मीडियम डेंसिटी का होता है। अमॉर्फस आइस हेल्प्स इन स्टडीइंग वाटर्स मिस्टीरियस प्रॉपर्टी लाइक आइस इज लेस डेंस। ये एक बहुत ही अजीब सी प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारे पास है ना, कोई भी लिक्विड होता है, उसे जब हम सॉलिड फॉर्म में लाते हैं या फ्रीज कर देते हैं, तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू वाटर ना, इसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। और आपने देखा होगा कि आपके आइस क्यूब्स वो तैरते हैं पानी पे, तो इसी कारण तैरते हैं क्योंकि जब ये फ्रीज होते हैं ना, तो एक हेक्सागोनल टाइप का ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं फ्रीज होते समय। और जब फ्रीज होते हैं ना, तो इनके बीच में एयर ट्रैप हो जाता है, और एयर ट्रैप होने के कारण फिर क्या होता है, ये फ्लोट मतलब इनका डेंसिटी कम हो जाता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ये वाटर पे, इवन दो इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, केमिकली बोथ वाटर एंड आइस आर H2O, but this is the reason why ice floats over water. So amorphous ice consists of water molecules arranged in disordered state with no large scale regularity to their orientation or position. Crystalline ice consists of water molecules arranged in geometrical repeating pattern either in cubical or hexagonal. तो मैं जो आपको बता रही थी ना, आइस जो नेचुरल प्रोसेस होता है, ये क्रिस्टलाइन आइस जो हम सेट करते हैं अपने क्या बोलते हैं आइस ट्रेज में, वो ऐसे क्रिस्टलाइन आइसेस होते हैं। पर अमॉर्फस आइस क्या है, जैसे ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, एक डेफिनेट पैटर्न है हेक्सागोनल या क्यूबिक, पर इन अमॉर्फस में ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता। मार्कोनी प्राइज क्या है, अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं हरि बालकृष्णन के को मार्कोनी प्राइज मिली है। ये किसको मिलती है, कंप्यूटर साइंटिस्ट को मिलती है। कमीशन के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट पीएससी में पूछ सकते हैं, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। थीम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर स्किप कर दीजिए, कितना याद कर सकते हैं। स्मार्ट का फुल फॉर्म स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। Little idea about what it is. It is launched by National Commission for Indian System on Medicine, Central Council for Research in Ayurvedic Science। दोनों ही किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर है। जेनेटिकली इंजीनियर ट्रीज, जैसे हम जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं क्रॉप्स को, तो जैसे अगर मैं मैंगो के सैपलिंग को पे कर दूं जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये हमारा होता है व्हाट, जेनेटिकली इंजीनियर ट्रीज। मतलब ऐसे सैपलिंग जिनको मैंने इंजीनियर करके उनके कुछ चेंजेस करके एक बड़ा ट्री बनाने में, ऑफ कोर्स मैंगो की सैपलिंग अगर आप लगाएंगे तो वो बड़ा ट्री ही बनेगा ना। तो ऐसे बड़े ट्रीज में जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देते हैं, तो वो होता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्री। तो अभी अमेरिका में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जेनेटिक इंजीनियर्ड वर्जन ऑफ अ ट्री ऑफ अमेरिकन चेस्टनट कहाँ पे, जिसका नाम है डार्लिंग 58, है ना। तो ये अमेरिका में फील्ड टेस्ट कर लिया गया है चेस्टनट का। बस और ये एक इराटा है। इराटा मतलब ये मैं उस दिन भी बीम फोर्सिंग बोल रही थी, जबकि ये बीम फॉर्मिंग है। अब 5G में जाके देखिएगा, हम एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे 5G की, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है बीम फॉर्मिंग। तो बीम फॉर्मिंग क्या होती है, ये एक टाइप का कम्युनिकेशन होता है लेजर के थ्रू बिटवीन द यूजर एंड द ट्रांसमिटिंग एंटिटी, है ना। तो प्लीज ये थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, सो इसके बाद हमारा कंप्लीट हो गया है टोटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई थिंक यू हैड फन। आई थिंक मैंने कई डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे।
परम जो हम देख रहे थे वो ब्रह्म वाला मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो प्लीज टैग मी इन द ग्रुप। थैंक यू फॉर अटेंडिंग सो पेशेंटली। हमारा आई थिंक रफली 8 to 10 9 आवर्स का लेक्चर होगा ये, और पूरे कंप्लीट हो गए हमारे एसेंटली। तो थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर इट्स कंप्लीशन सो पेशेंटली, और इतने लार्ज नंबर पे आने के लिए भी आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू। तो इसे एंड करते हैं। Please, you can leave the session now.